सुप्रभात बच्चों, डीपीएस के ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने रुचियों का ज्ञान भान पाठ पढ़ा था। इस पाठ का आज तीसरा दिन है। पिछली कक्षा तक हमने प्रथम पृष्ठ पढ़ लिया था। आगे हम द्वितीय पृष्ठ सेकेंड पेज पढ़ने जा रहे हैं। अब मैं इस पाठ का वाचन करने जा रही हूँ। आप भी घर पर वाचन का अभ्यास करें। कॉलेज की लाइब्रेरी में ही मैंने जो उपन्यास उन दिनों पढ़े थे, उनमें से बहुत से उपन्यासों पर फिल्में बन चुकी थी और बाद के वर्षों में उन्हें देखने का कोई अवसर मैं छोड़ता न था। स्कूल में भी पुस्तकें पढ़ा करता था, परंतु उस समय मुझे सबसे ज्यादा शौक क्रिकेट का था। मैं कोई असाधारण खिलाड़ी नहीं था, परंतु AFS तलियार खान की टेस्ट क्रिकेट रणजी ट्रॉफी और हिंदू मुस्लिम पारसी यूरोपियन एवं शेष 11 के बीच मुंबई में होने वाले अत्यंत लोकप्रिय पंचकोणीय मैचों की रेडियो कमेंट्री बड़े चाव से सुनना करता था। इस पंचकोणीय टूर्नामेंट में हर वर्ष फाइनल मैच निरपवाद रूप से हिंदू और मुस्लिम टीमों के बीच ही होता था और वह उसी उत्तेजना और लगन से खेला जाता था जैसे इन दिनों हम भारत और पाकिस्तान की टीमों को टेस्ट या एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेलते हुए देखते हैं। कॉलेज की लाइब्रेरी में ही मैंने जो उपन्यास उन दिनों पढ़े थे, तो उन्होंने कॉलेज की जो लाइब्रेरी में उपन्यास पढ़ा था, पिछले कक्षा में मैंने बताया था कौन कौन से उपन्यास उन्होंने पढ़ा था। तो उनमें से बहुत से उपन्यासों पर फिल्में बन चुकी थी। तो उनमें से बहुत सारे कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास थे, बहुत मशहूर हुए, उन पर फिल्में बन चुकी थी। जैसे हिंदी में भी आप देखते हैं कि बहुत सारे उपन्यासों पर फिल्में बन चुकी रहती हैं। जैसे देवदास है, प्रेमचंद की है, फणीश्वर नाथ रेणु की हैं, बहुत सारे लेखकों के लिखे हुए उपन्यासों पर फिल्में बन चुकी हैं। तो वैसे ही इन्होंने जो उपन्यास पढ़े थे उस पर भी फिल्में बन चुकी थी और बाद के वर्षों में उन्हें देखने का कोई अवसर मैं छोड़ता ना था। बाद में जब फिल्में बन गई तो वो अंत में क्या हुआ कि जब फिल्म रिलीज हुई, बन गई, तब वो उन्हें देखने का कोई अवसर छोड़ते ना थे। जब भी वो जो उन्होंने पढ़ा था, जो उपन्यास, उस पर फिल्म बनाई जाती थी तो उन्हें अवश्य देखते थे। तो वो फिल्म क्या होता था, लाभकारी भी होते थे और मनोरंजक भी होते थे। उनसे लाभ भी मिलते थे और हमारा मनोरंजन भी हो जाया करता था। जैसे अडवाणी जी बहुत कुछ सीख पाते थे इस फिल्मों से। मैं स्कूल में भी पुस्तकें पढ़ा करता था, परंतु उस समय मुझे सबसे ज्यादा शौक क्रिकेट का था। तो वो उस समय फिल्म देखा करते थे या जो भी करते थे और उन्हें पुस्तकों का शौक था, पुस्तकें पढ़ते थे, लेकिन सबसे ज्यादा शौक किसका था, क्रिकेट में था। ये पिछली कक्षा में भी बताया जा चुका है। मैं कोई असाधारण खिलाड़ी नहीं था। वो खुद को असाधारण खिलाड़ी नहीं मानते थे। असाधारण मतलब जो विशेष खिलाड़ी हो, बहुत उसमें प्रतिभा हो, वो वैसा खुद को नहीं मानते थे। असाधारण, साधारण मतलब, साधारण का अर्थ इंग्लिश में क्या कहेंगे, सिंपल। असाधारण मतलब जो बहुत ही विशेष हो, तो ऐसा खिलाड़ी वो खुद को नहीं मानते थे। परंतु AFS तलियार खान की टेस्ट क्रिकेट रणजी ट्रॉफी और हिंदू मुस्लिम पारसी यूरोपियन एवं 11 शेष 11 के बीच मुंबई में होने वाले लोकप्रिय पंचकोणीय मैचों की कमेंट्री बड़े चाव से सुना करते थे। तो पंचकोणीय का अर्थ क्या है, 5 कोणी मतलब अर्थात 5 टीमों के बीच खेला जाने वाला क्रिकेट मैच। तो 5 टीमों के बीच खेला जाने वाला क्रिकेट मैच को वो बड़े चाव से देखते थे, बहुत मन लगाकर देखते थे। चाव कहने का अर्थ था बहुत
चाव से, रुचि से, बहुत मन से देखते थे। इस पंचकोणीय टूर्नामेंट में हर वर्ष फाइनल मैच निरपवाद रूप से हिंदू और मुस्लिम टीमों के बीच ही होता था। तो ये जो पंचकोणीय मैच वो देखते थे, उसमें ज्यादातर क्या होता था, टूर्नामेंट किसके बीच होता था, किसके बीच, हिंदू और मुस्लिम टीमों के बीच होता था, निरपवाद रूप से। निरपवाद का अर्थ क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है। निरपवाद का अर्थ क्या है, सब जगह एक सामान्य, मतलब सबके लिए एक समान, सबके लिए बराबर। तो ऐसा मैच वो देखा करते थे, ये ऐसा मैच देखते थे। कौन सा, पंचकोणीय मैच। कौन सा है, टूर्नामेंट, जिसमें वो क्या देखते थे कि हर बार निरपवाद रूप से, मतलब फाइनल था, फिक्स था, कौन जीतते थे, हिंदू और मुस्लिम टीमों के बीच ही होता था, बिना अपवाद, मतलब सभी सामान्य रूप से। तो सब जगह एक सामान्य, मतलब सबके लिए मान्य हो गया था, बड़ा मान लिए थे सभी कि कौन जीतेगा, हिंदू और मुस्लिम टीमों के बीच ही फाइनल मैच होगा। तो ये दोनों टीम ही जीतते थे, जीतकर आगे पहुंचते थे और हर बार यही दोनों टीम आपस में खेलते थे और वह उसी उत्तेजना और लगन से खेला जाता था। उस मैच को क्या होता था, बहुत ही उत्तेजना अर्थात बहुत जोश के साथ, मन से, लगन से खेला जाता था। जैसे इन दिनों हम भारत और पाकिस्तान की टीमों को टेस्ट या एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेलते हुए देखते हैं। जैसे आज के समय में भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब खेलता है, भारत और पाकिस्तान, तो उनके मैच को हम क्या करते हैं, बहुत चाव से देखते हैं, बहुत लगन से देखते हैं। ऐसा लगता है हम ही खेल रहे हैं, हमारे अंदर बहुत जोश जाग जाता है। तो उसी प्रकार ये भी खेला देखा करते थे। तो उन्हें देखने में क्या होता था, उन्हें बहुत आनंद आता था। तो वो जो महसूस कर रहे थे, जो उनकी उस समय की रुचि थी, उसके बारे में उन्होंने हम सबको बताया है। आगे मैं पढ़ रही हूँ। रेडियो पर तलियार खान की आवाज जादुई लगती थी और बहुत से क्रिकेट प्रशंसकों की तरह मैं कमेंट्री की उनकी शैली का भी उतना ही प्रेमी था जितना कि क्रिकेट मैच का। मैं अक्सर उनके द्वारा दिए गए खेल के विवरण और विश्लेषण की नकल करके अपने दोस्तों का मनोरंजन किया करता था। मुझे याद है कि मैंने एक ही बार स्कूल से भागकर कोई शौक पूरा किया था। उस दिन रेडियो कमेंट्री सुनने के बजाय मुझे सिंध और महाराष्ट्र की टीमों के बीच कराची में होने वाले रणजी ट्रॉफी का फाइनल मैच देखने का मौका मिला था। महाराष्ट्र के टीम के कप्तान DB देवघर थे, जो 100 वर्ष तक जिए। उसी मैच में मैंने विजय मर्चेंट, वीनू माकांड और सिंध के नौमल और MJ मोबेद जैसे महान खिलाड़ियों को खेलते देखा। ठीक है, तो आगे इसमें कौन कौन से कठिन शब्द आए जो शब्दार्थ में है। पहला क्या है, शैली, शैली का ढंग या तरीका। दूसरा विश्लेषण, विश्लेषण का अर्थ क्या है, किसी विषय के सभी पहलुओं पर विचार करना। जो भी हो, किसी भी विषय पर सभी पहलुओं पर विचार करना। सभी पहलू का अर्थात क्या, सभी बिंदुओं पर बराबर ध्यान देना, बराबर सोचना, हर चीज पर ध्यान देना। जैसे आप अपने परीक्षा की तैयारी करते हैं तो सभी विषयों पर ध्यान देते हैं, सभी पहलुओं पर ध्यान देते हैं, अपनी अच्छाई बुराई, आपकी क्या कमजोरी है या आपका क्या सबसे ज्यादा जिसमें आप जानते हैं, सब पर बराबर ध्यान देते हैं। उसी प्रकार पहलुओं पर क्या, विश्लेषण करना। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, एनालिसिस करना। अंग्रेजी आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो आगे क्या है, रेडियो पर तलियार खान की आवाज जादुई लगती थी। उन्हें तलियार खान की आवाज बहुत पसंद थी। तलियार खान क्या करते थे, कमेंट्री करते थे। अभी आप टीवी पर सीधे कमेंट्री देखते हैं, तो वो उस समय क्या था, ऐसा नहीं था। उस समय टीवी हमारे पास नहीं होती थी या बहुत कम होती थी, तो लोग क्या करते थे, रेडियो पर सुना करते थे। रेडियो पर सभी टीवी देखा, मतलब टीवी के बदले रेडियो पर ही कमेंट्री सुनते थे। कमेंट्री में पूरे रूप से विस्तार करके बताया जाता था। जैसे कि एक गेंद गिरी, कितने दूर तक गिरी, किसने पकड़ा, किसने फेंका, हर चीज बारीकी से बताई जाती थी। तो वैसे ही उन्हीं आवाजों में से जितने कमेंट्री करने वाले होते थे, उनमें से सबसे ज्यादा उन्हें किसकी आवाज पसंद आती थी,
तलियार खान की। और बहुत से क्रिकेट प्रशंसकों की तरह मैं कमेंट्री की उनकी शैली का भी उतना ही प्रेमी था। तो कमेंट्री की शैली का तरीका, यहाँ क्या है, शैली दिया है, ढंग या तरीका, तो उसका उतना ही प्रेमी था, उनके कमेंट्री करने के ढंग का मैं प्रेमी था। तो जैसे हर किसी का अलग अलग आप देखते हैं अंदाज होता है, कुछ टीचर्स के पढ़ाने का अंदाज अलग होता है, आपको कुछ टीचर की शैली बहुत अच्छी लगती है, वो सर तो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, वो मैम तो बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, इसी प्रकार आप उनके शैली के कायल हो जाते हैं। तो वैसे ही ये भी उनके शैली के, कमेंट्री के करने की शैली के कायल हो गए थे। जितना कि क्रिकेट मैच का, वो जितना क्रिकेट मैच देखना पसंद करते थे या क्रिकेट मैच में उनकी रुचि जितनी थी उतनी ही ज्यादा किसमें थी, कमेंट्री सुनने में थी। मैं अक्सर उनके द्वारा दिए गए खेल के विवरण और विश्लेषण की नकल करके अपने दोस्तों का मनोरंजन किया करता था। तो वो क्या करते थे, अक्सर का अर्थ क्या है, ज्यादातर, वो ज्यादातर या हमेशा क्या करते थे, अपने दोस्तों का मनोरंजन करते थे। कैसे, जैसे वो कमेंट्री सुनते थे उसी की तरह नकल करके। जैसे बच्चे भी कुछ शिक्षकों की नकल करते हैं, अपने दोस्तों का मनोरंजन करते हैं, कुछ हम फिल्म जगत के सितारों का नकल करते हैं, उनकी आवाज निकालते हैं। तो वैसे ही वो भी क्या करते थे, उन्हीं का, किसका, तलियार खान की आवाज का क्या करते थे, विवरण और विश्लेषण करके। विवरण और विश्लेषण मतलब सभी पहलुओं पर ध्यान देकर उनकी आवाज को ध्यान से सुनकर उनकी नकल करते थे और क्या करते थे, तो अपने दोस्तों का मनोरंजन करते थे। मनोरंजन करना, मन बहलाते थे। मुझे याद है कि मैंने एक ही बार स्कूल से भागकर कोई शौक पूरा किया था। आज तक उन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया या कभी अपना स्कूल नहीं छोड़े, तो एक ही बार छोड़कर उन्होंने अपना कौन सा शौक पूरा किया, क्रिकेट का शौक पूरा किया। उस दिन रेडियो कमेंट्री सुनने के बजाय मुझे सिंध और महाराष्ट्र की टीमों के बीच कराची में होने वाले रणजी ट्रॉफी का फाइनल मैच देखने का मौका मिला था। तो वो कब, स्कूल के दिनों की बात कर रहे हैं, जब वो कहाँ थे, पाकिस्तान में के कराची में थे। तो वहां उन्होंने कौन सी, रणजी ट्रॉफी का फाइनल मैच देखने का उन्हें मौका मिला, तो इसलिए वो स्कूल छोड़कर वो मैच देखने के लिए गए, एक ही बार गए। तो महाराष्ट्र टीम के कप्तान कौन थे, डीवी देवघर थे। ये सब ध्यान में रखेंगे, इसी से आपको पाठांश दिया जा सकता है। आज के वर्कशीट में मैं दूंगी, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिए, पढ़िएगा। अगर पूछा जाए महाराष्ट्र टीम के कप्तान कौन थे, तो उसमें आपको लिखना होगा, इसलिए नाम ध्यान से याद रखेंगे। डीवी देवघर थे, जो 100 वर्ष तक जिए। वो कितने साल तक जिए, 100 कंप्लीट किए, 100 पूरा किए, 100 वर्ष तक जिए। 100 वर्ष तक जीना क्या था, बहुत अजूबा माना जाता है, बहुत कम लोग जी पाते हैं, है ना। उसी मैच में मैंने विजय मर्चेंट, वीनू माकंड तथा सिंध के नाउमल और एमजे मुमेद जैसे महान खिलाड़ियों को खेलते देखा। तो इसी मैच में उन्होंने जिनका मैंने नाम लिया, किनका, वीनू मकांड और सिंध के नाउमल और एमजे मुमेद जैसे महान खिलाड़ी, तो इन सबको उन्होंने अपनी आंखों से देखा, जिन्हें देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो जिसकी रुचि जिसमें होती है, उन्हें उस काम को देखकर, साकार होते देखकर, और प्रथम बार हम जो करते हैं हमें हमेशा याद रहता है और हमें बहुत अच्छा लगता है। आपको भी याद होगा प्रथम बार आप अपने दोस्तों के साथ कब घूमने गए, या जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, जो आपके प्रिय मित्र हैं, उनके जन्मदिन में कब गए, या किसी अपने दोस्त की मान लीजिए दीदी की शादी या उनकी शादी में घर किसी के यहाँ जाने का मौका मिला। तो कुछ भी जब अजूबा होता है तो हमें याद रहता है। 10 के बाद आप पहली बार कब गए, कब आपने अपना बोर्ड का रिजल्ट निकलने की खुशी मनाई, ये सब सारी बातें क्या होती है, लोगों को हमेशा याद रहती हैं। तो वैसे ही वो अपना अनुभव, अपने जीवन के बारे में हमें बता रहे हैं। ठीक है, तो आगे मैं देखती हूँ, पढ़ती हूँ। मैं स्कूल में एक शरारती विद्यार्थी नहीं था, परंतु जब वर्ष 1943 में हम हैदराबाद में थे, तब अपनी दादी माँ के साथ एक शरारत की थी। सिंध के उस भाग में गर्मी के महीनों में पारा बहुत ऊपर चला जाता था और महिलाएं अपने घरों के अहातों में पारंपरिक झूलों पर सोती थी। मुझे याद है कि एक बार तापमान 119 फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया था। दोपहरी में मेरी दादी हाथ से पंखा झलकर
खुद को ठंडक पहुंचाती और सोने के उद्देश्य से उगने लगती थी। ठीक है, इसमें कौन कौन से शब्दार्थ आ रहे हैं? पारा, पारा का अर्थ क्या है? तापमान, या अंग्रेजी में क्या कहेंगे? टेम्परेचर। दूसरा आहता, आहता का अर्थ घेरा या चार दीवारी सी घेरी हुई जगह। आहता का अर्थ क्या कहेंगे? चार दीवारी की तरह जो घेरा हुआ जगह होता है, बारामदा या बालकनी, कुछ भी ऐसा कह सकते हैं, जो चारों ओर से घेरा हो उसे, या आंगन। ठीक है, तो वो आगे क्या बताते हैं? मैं स्कूल में एक शरारती विद्यार्थी नहीं था। वो एक क्या थे? अनुशासित विद्यार्थी थे, कोई शरारत नहीं करते थे, शरारत कभी नहीं करते थे। ठीक है, तो अगर कोई जो बिल्कुल शरारत नहीं करता है, अगर वो अपने जीवन में एक शरारत करे तो उसे याद रहेगा। जैसे उन्होंने एक बार स्कूल में छुट्टी ली, अपना क्रिकेट मैच देखने गए तो उन्हें याद था। उसी प्रकार अपने जीवन में स्कूल में तो उन्होंने कभी शरारत नहीं की, लेकिन अपनी दादी की माँ के साथ जो शरारत की, उन्हें वो बात आज भी दुख देती है या तकलीफ देती है। मैंने ऐसा क्यों किया? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तो वही, तो स्कूल में मैं एक शरारती विद्यार्थी नहीं था। वो बहुत ही अच्छे विद्यार्थी थे, होनहार विद्यार्थी थे, अच्छे स्वभाव के थे। परंतु जब वर्ष 1943 में हम हैदराबाद में थे, तो 1943 में वो कहाँ थे? हैदराबाद। इन्होंने बहुत सारे स्थान परिवर्तन किए। ठीक है, तो उसी में से वो जब बता रहे हैं 1943 में वो कहाँ थे? हैदराबाद में। तब अपनी दादी माँ के साथ एक शरारत की थी। तब उन्होंने अपनी दादी माँ के साथ एक शरारत की थी। क्या? वो हम आगे बताएंगे। आगे क्या किया था उन्होंने दादी माँ के साथ? दादी जब सो रही थी कब किया था, ये समय याद रखेंगे। हैदराबाद में कब थे वो? तो 1943 में थे। जैसे मैंने पहले प्रथम कक्षा में बताया था कि प्रथम कक्षा में क्या बताया था कि ये बाद में कहाँ जाते हैं? मुंबई भी जाते हैं, लॉ पढ़ते हैं। इन सब के बारे में यहाँ नहीं है। तो इन सब यहाँ जो है सन के हिसाब से हम देखेंगे, या यहाँ जिस हिसाब से बताया गया था। अगर पूछा जाए वो किस कॉलेज में गए तो वो बताएंगे, किस स्कूल में थे, कहाँ थे, हैदराबाद में थे, कहाँ थे वो बताएंगे, पहले कहाँ थे, कराची में थे वो बताएंगे। उस हिसाब से हमें ध्यान से देखना है। ठीक है, कब वो कराची में थे, कब हैदराबाद में थे। आगे के जीवन के बारे में आपको चिंता नहीं करनी है, आपको उतना दूर तक नहीं दिया गया है। तो दादी माँ के साथ एक शरारत की थी। तो एक दादी माँ को परेशान किया था। सिंध के उस भाग में गर्मी के महीनों में पारा बहुत ऊपर चला जाता था। तो सिंध के उस भाग में जो हैदराबाद जगह है, वहां पर क्या होता था? गर्मी के समय पारा बहुत ऊपर चला जाता था। अभी भी हैदराबाद किधर है जानते ही हैं। तो वहाँ हैदराबाद क्या होता है? साउथ में है, तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अब बंटवारा हो गया है। तो वहां गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती थी। ठीक है, तो उस समय गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती थी और महिलाएं क्या करती थी, औरतें क्या करती थी, अपने घरों के अहातों में पारंपरिक झूलों पर सोती थी। तो उस समय गर्मी में वो पारंपरिक झूला मतलब सोने के लायक झूला। ठीक है, एक बेड के साइज का, सिंगल बेड के जैसा होगा, उसमें चारों तरफ से सिक्कड़ बंधे होंगे, जिसमें वो सोकर झूला झूलती थी। उसी पर वह सोई हुई थी, झूलों में सोती थी। मुझे याद है कि एक बार तापमान कितना पहुंच गया था? 119 फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया था। साइंस तो आप पढ़े ही होंगे, विज्ञान में आपने फ़ारेनहाइट के बारे में जाना होगा। तो दोपहरी में मेरी दादी हाथ से पंखा झलकर खुद को ठंडक पहुंचाती। उस समय या तो बिजली बहुत कम थी या नहीं थी, तो जैसे मैंने कहा पहले के जमाने की बात की जा रही है, रेडियो या हाथ का पंखा, ये सब आज हम नहीं देख पाते हैं। तो खुद को क्या कर रही थी? पंखा झलकर, कैसे? इस प्रकार से खुद को झलकर वह खुद को आराम पहुंचा रही थी, गर्मी से राहत पाने की कोशिश कर रही थी और सोने के उद्देश्य से उगने लगती थी। और सोने के उद्देश्य से बार बार वो झपकियां ले रही थी, उग रही थी। उगना जानते हैं, जैसे बस में भी आप देखेंगे, ट्रेन में कभी लोग बैठे बैठे सोने लगते हैं, उसी प्रकार वो भी पंखा झेलते झेलते खुद को सोते सोते खुद को आराम पहुंचाते पहुंचाते, जैसे वो उनको थोड़ी ठंडक मिल रही है, थोड़ा आराम हो रहा है, तो वो उनकी आंखें लग जा रही थी, लेकिन फिर वो जग जा रही थी, फिर पंखा खुद को झेल रही थी। इस प्रकार करके वो खुद को आराम पहुंचाने का यह समय व्यतीत अपना कर। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसी पार्ट से जुड़ा आपको एक वर्कशीट करने को दिया जाएगा, जो आपको करना है। जितना भी वर्कशीट मिल रहा है वो आपके प्रश्न उत्तर किताब के पीछे जो एक्सरसाइज है उसी में से अभ्यास जो है उसी में से मैं दे रही हूँ। तो अभ्यास में से अभी आप पाठांश करके जो एक अभ्यास है वो मैं दे रही हूँ वर्कशीट में,
उसे आप कर सकते हैं, चाहे अपनी किताब, अगर जिनके पास किताब मिल जाए वो किताब में भी कर सकते हैं। स्कूल खुलने पर जैसे हो बताया जाएगा करेक्शन होना या क्या होगा, ऐसे वर्कशीट जो दिया जाएगा वो फिर आप हमें जिस प्रकार भेजते हैं वैसे आप करके आगे जानते हैं क्या करना है। तो वर्कशीट को आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, आज की कक्षा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।